हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज पॉलिटी पार्ट 3 के अंतर्गत संसदीय प्रणाली को पढ़ेंगे, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। यह आज की क्लास पेट, आर ओ एसएससी, सीजीएल सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं संसदीय प्रणाली को। देखते हैं कि संसदीय प्रणाली है क्या। तो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? तो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत हम सबसे पहले संसद की चर्चा करते हैं। संसद, तो संसद किस में आता है? आर्टिकल 79 में संसद हमारा आता है। पूछा गया है कि संसद की चर्चा किस आर्टिकल में की जाती है? तो आर्टिकल 79 में। अब देखते हैं इस संसद के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो ये हो गए हमारा संसद, और इस संसद के अंतर्गत क्या आता है? तो राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 80 में दिया गया है। अनुच्छेद भी पूछता है राज्यसभा का। फिर आता है लोकसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है? राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के हमारी संसद बनती है, जो आर्टिकल 79 में दिया गया है। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दिया गया है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। अच्छा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है। क्या है? तो इसको हम याद करते हैं सरला से। किससे? सरला से। स से क्या हो गया हमारा? संसद, आर्टिकल किस में है? तो 79 में है। र से क्या हो गया? राज्यसभा, आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 80 में है। ल से क्या हो गया? तो लोकसभा, आर्टिकल 81 में है। तो सरला, ये हमारी ट्रिक होती है याद करने की, सरला। आगे बढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट से हमने संसदीय प्रणाली को लिया है। संसद के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं संसद के? तो संसद के 3 भाग होते हैं। और कौन कौन से? तो राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और राष्ट्रपति हो गया। मैंने ऊपर ही आपको बताया है। आगे देखते हैं संसद के कितने सदन होते हैं। भाग कितने होते हैं? 3। लेकिन अगर सदन की बात करें तो कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? तो एक राज्यसभा हो गया और एक लोकसभा। ये 2 सदन होते हैं। देखिए यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। अब लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कई बार पूछा हुआ है कि लोकसभा को क्या कहते हैं? तो लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और अस्थायी सदन कहते हैं। लोअर हाउस या फिर अस्थायी सदस्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जब चाहे तब इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा को जब चाहे तब भंग किया जा सकता है। अब राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और इसे अस्थायी सदन के कहते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। और लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। क्योंकि इसके 2/3 सदस्य हमेशा क्या होते हैं? राज्यसभा के हमेशा बदलते रहते हैं, इनका चुनाव होता रहता है, इसलिए क्या है, कभी भंग नहीं होता, अस्थायी सदन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संसद भवन का निर्माण। संसद भवन के निर्माण की बात करें अगर, तो किसने किया संसद भवन का निर्माण? तो 2 लोगों ने। संसद भवन जो हमारा बना है आज, तो उसका निर्माण किसने किसने किया है? संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस। कौन है? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन 2 लोगों ने किया। हर्बर्ट बेकर और लुटियंस, एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन का निर्माण किया था। अब संसद के सत्रों की बात करें अगर, संसद के 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला बजट सत्र होता है, जो कि फरवरी में शुरू होता है और मई तक चलता है। कब तक चलता है? मई तक चलता है बजट सत्र। दूसरे की बात करें मानसून सत्र की, तो मानसून सत्र कब से कब तक चलता है? तो जुलाई से सितंबर तक। इनकी जुलाई से सितंबर तक मानसून सत्र भी खत्म हो चुका है अभी। अब बचा है शीतकालीन सत्र, तीसरा सत्र है, और यह नवंबर से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। तो बाकी कौन सा है? ये शीतकालीन सत्र अभी बाकी है, जो कि नवंबर में शुरू होगा और दिसंबर में समाप्त होगा। आगे देखते हैं लोकसभा अनुच्छेद 81 में किस में है? तो लोकसभा हमने देखा ऊपर सरला से, क्या देखा? स, र और ला। सरला से हमने देखा कि स से क्या होता है? संसद होता है। आर्टिकल किस में है?
79 में हो। र से क्या होता है, राज्यसभा आर्टिकल किस में है, 80 में है। ल से क्या होता है, तो ल से होता है लोकसभा, आर्टिकल क्या है इसका, लोकसभा का आर्टिकल क्या है, तो लोकसभा का आर्टिकल क्या है, 81 है। आगे देखते हैं, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा अगर सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या देखी जाए तो 552 हो सकती है, जिनमें से 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। यानी कि लोकसभा की अधिकतम LS, लोकसभा को हम किससे लिखते हैं, डिनोट करेंगे LS से। तो लोकसभा की अगर अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें कितना हो सकता है, तो 552 हो सकता है, 552, इसमें से क्या है कि 550 कहाँ से आते हैं, तो राज्यों से आते हैं प्लस UT से आते हैं। आगे देखते हैं, और 2 इसमें से क्या है, तो इसमें से जो है 2 कहाँ से आएंगे, एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन रहेंगे, और 550 कहाँ से, राज्य और UT से आएंगे। आगे देखते हैं, और ये इन 2 लोगों का मनोनयन किसके द्वारा होता है, तो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, नहीं किया जाता था, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन होता है और इसके तहत एंग्लो इंडियन का आरक्षण जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, कि जो यहाँ पे राष्ट्रपति 2 सदस्यों का एंग्लो इंडियन का मनोनीत करते थे, वो क्या हो गया है, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो गई है, तो अब अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो गई है। कितनी हुई है, तो 550 अधिकतम सदस्य संख्या हो गई है, 550 हो गई है। पहले कितना था, 552 था। कितना था पहले, तो पहले 552 था, जो कि 550 कहाँ से आते थे, तो 550 UT और राज्यों से आते थे, और 2 एंग्लो इंडियन आते थे। लेकिन ये 2 एंग्लो इंडियन 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसीलिए अब कितने, 2 गए तो कितने, 550 ही हो गए अधिकतम सदस्य संख्या। पूछे कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 550 हो सकती है, जिसमें से 530 कहाँ से आते हैं, तो इस 550 में से 530 राज्यों से आते हैं, और 20 कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि UT से आते हैं। अब वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, ये तो हो गया अधिकतम संख्या, 550 क्या है, तो ये अधिकतम संख्या की बात कर रहा था कि 550 अधिकतम संख्या है लोकसभा में। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कितनी सदस्य संख्या है वर्तमान में, 543 है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि पहले कितना हुआ करता था, ये 2 एडिशन कर लीजिए तो 545 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 यानी कि 543 हो गया है। इस चीज़ को, इस डेटा को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जा रहा है ये। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, और यह क्या है, अस्थायी सदन है, लोअर हाउस है, अस्थायी सदन है या फिर लोअर हाउस है। अस्थायी सदन क्यों है, क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि लोकसभा के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। लोकसभा यानी कि LS, तो LS के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए लोकसभा के लिए, तो सबसे पहली योग्यता है कि व्यक्ति क्या हो, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 25 वर्ष उस व्यक्ति की आयु होनी चाहिए जो अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है। इस डेटा को याद रखिए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 25 वर्ष की आयु। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो लोकसभा के लिए कितनी आयु चाहिए, 25 वर्ष, किसी लाभ के पद पर ना हो, और व्यक्ति क्या हो, पागल और दिवालिया ना हो। ये क्या है, यही 4 शर्तें हैं लोकसभा सदस्य बनने के लिए, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें अगर, तो ये याद रखिएगा कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आगे देखते हैं कि लोकसभा में चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कैसे चुनाव होता है लोकसभा में। तो अगर लोकसभा में चुनावी प्रक्रिया की हम बात करें तो लोकसभा में चुनाव कैसे होता है। लोकसभा को हमने LS से डिनोट किया है, किससे, LS से डिनोट कर रहे हैं लोकसभा को, LS लोकसभा। तो लोकसभा में चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है, तो यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि सीधे जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है लोकसभा में। लोकसभा, अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस लोकसभा अध्यक्ष कहिए या फिर लोकसभा स्पीकर कहिए, बात वही है। और इसकी बात किस में की गई है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की, तो अनुच्छेद 93 पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की बात की गई है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष
क्या चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो राज्यसभा दे देगा, लोकसभा दे देगा, उसके बाद से सीधे जनता के द्वारा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किस में से, लोकसभा के सदस्य ही अपने सदस्यों में से ही किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाते हैं। आगे देखते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं दिलाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ये क्या होते हैं, अलग से शपथ नहीं लेते हैं। याद रखिएगा कि जो लोकसभा का स्पीकर होते हैं या अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं कि अलग से शपथ उनको नहीं दिलाया जाता है, क्योंकि वह पहले से ही शपथ लेके आए हुए रहते हैं। आगे देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। अब आगे देखते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए, प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। अब ओम बिरला जी की बात करें तो इनको लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन किसने चुना है? तो लोकसभा के सदस्यों ने चुना है और इन्होंने अलग से शपथ नहीं लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही शपथ लेके आए हैं। और ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी और भूलेंगे भी नहीं। अब आगे देखते हैं लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं, इनकी लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या हैं? क्या हैं? तो कार्य की बात करते हैं। कार्य, इनके वर्क क्या क्या हैं, कार्य क्या क्या हैं? आगे देखते हैं इनके कार्य को कि लोकसभा की कार्यवाही का सही रूप से संचालन करना इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जो लोकसभा की कार्यवाही है उसको क्या करना? सही रूप से संचालित करना, सुचारू रूप से कार्यवाही को चलाना। फिर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन किस में है? आर्टिकल 108 में 108 में क्या बात किया गया है? तो ज्वाइंट सेशन की बात की गई है। संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट। अगर संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो इसको बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। खत्म कौन करेगा? प्रेसिडेंट। बट इसकी अध्यक्षता की जब बात आएगी ज्वाइंट सेशन के, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ही इसकी अध्यक्षता करेंगे। किस में है? तो यह बात ज्वाइंट सेशन की बात किस में की गई है? तो आर्टिकल 108 108 में। आगे देखते हैं किसी विधेयक पर निर्णायक मत देना। कोई विधेयक हो, मान लीजिए अगर वोटिंग हो रही है, टाई हो गया उस विधेयक पे, तो फिर निर्णायक मत चाहे तो लोकसभा स्पीकर दे सकते हैं। लोकसभा स्पीकर मान लीजिए टाई हो गया, 10 वोट इनको मिल गए, 10 वोट इनको भी मिल गए। बट अब कैसे हो कि कौन से मतलब किसको विजेता घोषित किया जाए? तो यहाँ पे लोकसभा स्पीकर की अहम भूमिका होगी। अब वो जिसको वोट देंगे वो विनर घोषित किया जाएगा। आगे देखते हैं धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि लोकसभा स्पीकर के कार्यों में कि धन विधेयक किस में है? तो आर्टिकल 110। आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बात की गई है और धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखते हैं कि यदि लोकसभा का कोई सदस्य 60 दिनों तक, लोकसभा का कोई सदस्य है और 60 दिनों तक बिना बताए संसद के अधिवेशन से क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, तो उसके सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। कितने, ये अवधि पूछी गई, दिन पूछा गया है कि अगर यदि कोई लोकसभा का सदस्य है और कितने दिनों तक बिना बताए संसद के अधिवेशन में अनुपस्थित नहीं रहता तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी। तो 20 दिन देता है, 30 दिन देता है, 50 दिन देता है, लेकिन आपको याद रखना है 60 डेज। 60 डेज, कम से कम 60 डेज यानी कि 30 दिन। 30 दिन का मतलब कितना हो गया? 2 महीने। आगे देखते हैं कि पहले लोकसभा स्पीकर यानी कि सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? तो जी.वी. महावलंकर। हमने बहुत बार किताबों में पढ़ा है कि जी.वी. महावलंकर, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव महावलंकर। ये पहले लोकसभा के स्पीकर थे, पहले। अब बात करते हैं अगर पहली महिला लोकसभा स्पीकर के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये कौन थी? मीरा कुमार थी, 2014 में थी स्पीकर ये मीरा कुमार। अब ये हो गया लोकसभा। अब आते हैं राज्यसभा को देखते हैं। तो राज्यसभा किस में आता है? तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में इसकी बात की गई है राज्यसभा की। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और ये सदन कैसा है? अस्थायी सदन है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि इसके हमेशा दो तिहाई सदस्य क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, इनका चुनाव होता रहता है। आगे देखते हैं
राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अधिकतम की बात कर रहा है, तो अधिकतम कितना? 250 यानी कि 250 हो सकता है। 250 में से 238 राज्यों से और यूटी से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसे राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो कितना होता है? तो 250 होता है। अभी इस 250 में से 238 की बात करें तो ये कहाँ से आते हैं? राज्य और यूटी से आते हैं। और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। जब राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं तो जाहिर सी बात है किस क्षेत्र से आते होंगे, कौन से लोग हैं, इनको कहाँ से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? किसी साधारण व्यक्ति को तो मनोनीत नहीं कर देंगे राज्यसभा में। तो देखते हैं ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से आते हैं, कहाँ से आते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो अब देखते हैं कि भारत सदस्यों के राष्ट्रपति जो ये सदस्य हैं इनमें से राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं। और वह किस क्षेत्र से आते हैं? तो वह कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। किस क्षेत्र से? तो कला से हूँ, कला से जैसे कि हेमा मालिनी, कुछ दिन पहले रेखा, ये लोग नियुक्त हुए थे राज्यसभा में। तो ये कहाँ से? कला क्षेत्र से। फिर साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से और समाज सेवा। फिर सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर रहे थे। ये लोग कला के क्षेत्र से संबंधित थे। तो कला हो, क्षेत्र क्या हो, कला हो या फिर साहित्य का क्षेत्र हो या फिर विज्ञान का या फिर समाज सेवा का क्षेत्र हो, इन्हीं व्यक्तियों को क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को, इन्हीं 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। अब आगे देखते हैं वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245। अगर बात अधिकतम, ध्यान देना है, अधिकतम पूछता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान पूछे तो कितना है? इससे 5 कम रहेगा। 245 वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 233 कितने? 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 को क्या करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब आगे देखते हैं कि राज्यसभा के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो हमने लोकसभा पढ़ा, उसमें भी देखा था कि पहली योग्यता क्या थी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये चीज़ें सेम हो गई दोनों जगह। आयु की बात करें तो मेजर डिफरेंस यहीं पे है, ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के लिए, एलएस के लिए कितना था? तो एलएस यानी कि लोकसभा के लिए आयु कितनी थी? तो उसके लिए 25 वर्ष थी। कितनी थी? 25 वर्ष आयु थी लोकसभा के लिए, एलएस के लिए। बट आरएस इसको हम कहेंगे राज्यसभा यानी कि आरएस। तो आरएस के लिए कितना चाहिए? 30 ईयर यानी कि कितना? 30 साल चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा के अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर व्यक्ति क्या हो? लाभ के पद पर ना हो और पागल या फिर दिवालिया ना हो। आगे देखते हैं कि राज्यसभा में चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है। तो राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव, जैसे लोकसभा में क्या होता था? सीधे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजती थी, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इस चुनाव में विधायक और एमएलए भाग लेते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य। एक तो विधायक होते हैं और दूसरे क्या होते हैं कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य क्या होते हैं? ये दोनों भाग लेते हैं किसमें? तो राज्यसभा के यानी कि आरएस के चुनाव में। और ये चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके कितने? 1/3 सदस्य। कितने? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। 1/3 सदस्य इसके हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अस्थाई। इसको अस्थाई नहीं, सॉरी, स्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अस्थाई सदन कहते हैं। ये क्या है? अस्थाई है। यहाँ लिखते हैं इसको अस्थाई सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यह है अस्थाई सदन। ये भंग नहीं होता। लोकसभा को क्या भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य हमेशा बदलते रहते हैं, इनका चुनाव होता रहता है। इसीलिए यह सदन क्या होता है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता और स्थायी होता है। आगे देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा होता है तो राज्यसभा में कोई सभापति भी होंगे। वहाँ पे स्पीकर थे और यहाँ पे क्या होते हैं? तो राज्यसभा में सभापति होते हैं। अब राज्यसभा के सभापति की बात करें तो कहाँ पे दिया गया? आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 किसकी बात करता है? कि राज्यसभा का एक सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है, यानी कि कई बार इसको प्रश्न को पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति
जो क्या होते हैं, सब राज्यसभा के सभापति होते हैं, वह क्या संसद का सदस्य हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि संसद में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो लोकसभा आती हैं, प्लस राज्यसभा आती हैं, और प्रेसिडेंट आते हैं। तो ये राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और ना ही प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसीलिए इनको संसद का सदस्य नहीं माना जाता है उपराष्ट्रपति को। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति का उनका कार्य करते हैं। यदि किन्हीं परिस्थितियों वश, किसी कारणवश सभापति जो क्या होंगे, सभापति मतलब उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं, तो अगर यह अनुपस्थित हैं, उपस्थित नहीं है, तो फिर उनका कार्यभार कौन देखेगा? उपसभापति। कौन? उपसभापति इनका कार्य देखेंगे। सभापति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? इंपॉर्टेंट है ये लाइन, राष्ट्रपति को। सभापति जो होंगे वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा कि सभापति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। लेकिन उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? सभापति को देंगे। किसे देंगे? सभापति को देंगे। सभापति किसको दे रहे थे? राष्ट्रपति को। लेकिन उपसभापति किसको दे रहे हैं? तो ये सभापति को देंगे। ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र नहीं देंगे। सभापति राष्ट्रपति को सौंपेंगे, लेकिन उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपेंगे। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर हमारा जो होगा वो राष्ट्रपति पर होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाना चाह रही हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।